हमारे भारत देश में लोगों को किसी भी चीज पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन कानून पर सबको भरोसा रहता है। इस कानून के हिसाब से जो फैसला लेते हैं उनको कहते हैं जज। मतलब यह हुआ कि लोगों को इनडायरेक्ट रूप से जज पर भरोसा होता है। लेकिन उस समय क्या होगा जब किसी अपराधी पर फैसला सुनाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 जज तैयार नहीं हो। कितना दहशतगर्द होगा वो इंसान जिससे जज भी खौफ खाते थे। इस इंसान के ऊपर एक दो नहीं बल्कि 250 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। ना तो कोई जेल उसे रखने के लिए तैयार था और ना ही कोई जज उसको सज़ा सुनाने के लिए तैयार था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद है, जो एक अपराधी होने के साथ साथ दशकों से खादी भी पहन रखा था और यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती थी। आज की यह कहानी अतीक अहमद के बारे में है, जो आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि कोई इंसान कानून को भी खुद के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। तो चलिए अब ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हैं और सीधे आपको अतीक अहमद के कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये 70 का दशक चल रहा था और उस समय इलाहाबाद विकास के ओर अग्रसर था। इलाहाबाद में नए कॉलेज बन रहे थे, छोटे मोटे उद्योग लग रहे थे और इसी वजह से वहाँ पर ठेकों का काम जोर पकड़ चुका था। वहाँ पर जो भी नए लड़के थे वो सब काम करके रुपया कमाना चाहते थे, फिर चाहे वो काम सही हो या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इलाहाबाद में एक मोहल्ला है चकिया। अतीक अहमद इसी मोहल्ले में रहता था। साल 1979 में वह हाई स्कूल में फेल हो गया। इसके बाद वह फिर कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। अतीक अहमद के पिता फिरोज इलाहाबाद स्टेशन पर घोड़े वाला तांगा चलाते थे, लेकिन इससे अतीक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो अपना रास्ता चुन लिया था और अब उसे भी इलाहाबाद में अमीर बनना था। इसीलिए वह गलत रास्ते पर निकल पड़ा और फिर सिर्फ 17 साल की उम्र में उसके ऊपर हत्या का एक आरोप लगा। यहाँ से उसका नाम हो गया और साथ ही उसका काम भी चलने लगा। वह जमकर रंगदारी वसूलने लगा और अब लोग उससे डरने भी लगे थे। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि लोहे को काटने के लिए लोहा ही काम आता है। उस दौर में चांद बाबा नाम के एक शख्स का खौफ पूरे शहर में हुआ करता था। यहाँ तक कि पुलिस भी रानी मंडी की ओर जाने से डरती थी, जहाँ चांद बाबा का निवास था। अगर कोई पुलिस गलती से उधर चला गया तो वह सही सलामत वापस नहीं लौटता था। इस समय तक अतीक अहमद भी शहर में ठीक ठाक नाम कमा चुका था। पुलिस और नेता दोनों अतीक को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से साथ दे रहे थे। शहर की पुलिस चांद बाबा के खौफ को ख़त्म करना चाह रही थी और इसके लिए वह अतीक अहमद को मोहरा बना रहे थे। यहाँ से अतीक अहमद अब बड़ा तो बन चुका था, लेकिन समस्या यह हो गई कि अब वो खुद को पुलिस और प्रशासन से भी ऊपर समझने लगा था और यहीं से पुलिस की असली सिरदर्दी शुरू हुई। जब अतीक अहमद और उसके लड़के पुलिस के लिए सिरदर्दी बन गए तो पुलिस अब सबसे पहले अतीक को निपटाना चाह रही थी। यह साल 1986 चल रहा था और 24 साल का अतीक अपने उम्र से ज़्यादा अपराध कर चुका था। इसी बीच पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढने लगी और एक दिन जब अतीक पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो वह बिना किसी लिखा पढ़ी के उसे उठाकर ले गए। यहाँ पर पुलिस उसे निपटाने का पूरा बंदोबस्त कर चुकी थी और अगर उस दिन ऐसा हो गया होता तो यूपी पुलिस की सिरदर्दी उतनी नहीं बढ़ी होती। लेकिन यहाँ किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अतीक अहमद को पुलिस द्वारा उठाए जाने के बाद घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी और यह खबर उस समय इलाहाबाद के कांग्रेस के सांसद तक पहुंच गई। वह सांसद प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नज़दीकी था। इसके बाद दिल्ली से फ़ोन आया लखनऊ और लखनऊ से फ़ोन गया इलाहाबाद और फिर पुलिस ने अतीक अहमद को छोड़ दिया। साल 1986 में इलाहाबाद का यह सांसद कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मेगा स्टार
अमिताभ बच्चन थे। अतीक अहमद की पहुंच अब थोड़ी लंबी हो चली थी और पुलिस भी उसके ऊपर दबिश देने लगी थी। 2 सालों के बाद यूपी में विधानसभा का चुनाव होना था और अतीक अब खादी पहनकर सफ़ेद अपराधी बनने का पूरा प्लान कर चुका था, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था पुलिस से बचना। इसीलिए वह एक दिन भेष बदलकर अपने एक साथी के साथ कोर्ट पहुंच गया और एक पुराने मामले में अपनी जमानत तुड़वाकर सरेंडर कर दिया। इसके बाद अब यहाँ से पुलिस और अतीक दोनों अपना अपना गेम खेलने लगे। पुलिस ने उसके खिलाफ NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया। अतीक के लोगों को लगा कि अब अपना बॉस बच नहीं पाएगा, इसीलिए अपने बिरादरी के मन में वह सहानुभूति पैदा करने लगा और इसमें वह खासा कामयाब भी रहा। 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही उसने इस सहानुभूति का फायदा उठाया, लेकिन अब बचने के लिए सियासत ही काम आ सकती थी। और ऐसा ही हुआ जब साल 1989 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वह इलाहाबाद पश्चिमी से निर्दलीय पर्चा भर दिया। अतीक अहमद के सबसे बड़े दुश्मन चांद बाबा भी अतीक को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़ा, लेकिन वह अतीक से चुनाव हार गया और अतीक अब सिर्फ 27 साल की उम्र में इलाहाबाद पश्चिमी से निर्दलीय विधायक बन चुका था। अब यहाँ से अतीक अहमद की असली कहानी शुरू होती है। अतीक के विधायक बनने के कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। उसे शहर के बीचों बीच भरे बाजार में मारा गया था। इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग ही खत्म हो गया। अब शहर से उसका नामो निशान मिट चुका था और अब बारी थी अतीक अहमद के इस शहर पर राज करने की। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिमी सीट से टिकट लेने से खुद ही मना कर देते थे। यही कारण था कि अतीक ने निर्दलीय रहकर साल 1991 और 1993 में भी लगातार निर्दलीय चुनाव जीते। इसी बीच समाजवादी पार्टी से उसकी नज़दीकी बढ़ी। फिर साल 1996 में वह सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बना। साल 1999 में वह अपना दल का हाथ थाम लिया। इस बार वह अपने गढ़ को छोड़कर यूपी के प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। फिर साल 2002 में अपना दल से ही अपनी पुरानी सीट से चुनाव लड़ा और 5वीं बार इलाहाबाद पश्चिमी से विधानसभा में पहुंच गया। साल 2003 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। इसके बाद अतीक अहमद की समाजवादी पार्टी में वापसी हुई। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में वह फूलपुर से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंच गया। इलाहाबाद पश्चिमी की सीट खाली हो गई। यहाँ पर होने वाले उपचुनाव में अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को वहाँ से मैदान में उतार दिया, लेकिन जिता नहीं पाया। इस बार 4000 वोटों से जीतकर विधायक बने बसपा के राजू पाल। ये वही राजू पाल थे जिसे कभी अतीक अहमद का दाहिना हाथ कहा जाता था। ये हार अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हुई और फाइनली 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई। विधायक राजू पाल की हत्या कैसे हुई थी, उस पूरे कहानी को हम आपको पूरे टाइमलाइन के साथ इस वाले वीडियो में पूरे विस्तार से बता चुके हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अतीक अहमद नेता तो बन चुका था, लेकिन वो नेता विधायक या सांसद बाद में था। वो पहले एक माफिया था। सियासत की आड़ में अतीक अहमद अपना आपराधिक साम्राज्य मजबूत करता रहा। यही वजह रही कि उसके ऊपर दर्ज अधिकतर मुकदमे विधायक सांसद रहते हुए दर्ज हुए थे। अतीक अहमद अपने विरोधियों पर कभी भी रहम नहीं किया और सबको रास्ते से हटाता चला गया। साल 1989 में चांद बाबा की हत्या, साल 2002 में नस्सन की हत्या, साल 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बताए जाने वाले भाजपा नेता अशरफ की हत्या और फिर साल 2005 में राजू पाल की हत्या इसका सबसे बड़ा सबूत है।
इसके बाद अब आता है साल 2007 और यहाँ से वक्त अपनी करवट बदलनी शुरू करती है। इस साल हुए यूपी के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से राजू पाल की पत्नी पूजा पाल बसपा के टिकट पर अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दी। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। इसी दौरान समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया। अब मायावती की सरकार अतीक अहमद के पीछे लग चुकी थी। अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए गैंग का चार्टर तैयार किया गया। साल 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज़्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। अतीक अहमद के ऊपर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई। उसकी बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया और इस दौरान अतीक फरार रहा। एक सांसद जो अब इनामी अपराधी बन चुका था, उसे फरार घोषित कर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। फिर एक दिन दिल्ली के पीतमपुरा के एक अपार्टमेंट से अतीक की गिरफ्तारी हुई और यूपी पुलिस अतीक को ले जाकर जेल में डाल दिया। नेताओं के किस्मत का फैसला हर 5 साल के बाद ही होता है, इसीलिए अब सीधे साल 2012 पर आते हैं। अतीक अहमद जेल में था। यहीं से उसने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना दल से पर्चा भर दिया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन अतीक का खौफ इतना ज़्यादा था कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। इसके बाद फिर 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को बेल मिल गई। अतीक अहमद के पास उसका गढ़ इलाहाबाद पश्चिमी सीट बचाने का संभवतः यह आखिरी मौका था। वह पूजा पाल के सामने उतरे लेकिन जीत नहीं पाए। साल 2012 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अतीक ने फिर से अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की। इलाहाबाद के कसारी मसारी इलाके में कब्रिस्तान की जमीन को कब्जाने का उसके ऊपर आरोप लगा। ऐसा कहा गया कि वह खुद खड़े होकर कई घर बुलडोजर से गिरवा दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के उस समय के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर इसका कोई असर नहीं हुआ और फिर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे सुल्तानपुर से टिकट दे दिया गया। जब पार्टी ने इसका विरोध किया तो चुनावी क्षेत्र बदल दिए गए। अब वह श्रावस्ती से चुनाव लड़े, लेकिन जनता को अब समझ आने लगा था। मोदी लहर में अतीक अहमद की दादागिरी भी हवा हो गई और फिर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उसके रिश्ते भी खराब हो गए। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ अतीक अहमद के समाजवादी पार्टी में जाने का और आने का। इसके बाद अब साल 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव होना था। इसके लिए दिसंबर 2016 में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन इस बात को लेकर मुलायम और अखिलेश दोनों बाप बेटे में ही विवाद हो गया। इसी बीच 14 दिसंबर को अतीक अहमद और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के लोकप्रिय कॉलेज सैम हिगिंग बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी कि शू आर्ट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक अहमद एक रस्ट्रिकेटेड छात्र की पैरवी करने के लिए कॉलेज गए थे। उन्होंने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और तोड़फोड़ का यह मामला कोर्ट पहुंच गया। यह मामला अभी चल ही रहा था कि 22 दिसंबर 2016 को अतीक अहमद अपने 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर कैंट पहुंच गया। वह खुद हमर गाड़ी पर सवार था। इस गाड़ी की कीमत उस समय करीब 8 करोड़ रुपये आंकी गई थी। जिधर से यह काफिला गुजरता उधर जाम लग जाता। इस बात का मीडिया में खूब हल्ला मचा। अब तक मुलायम सिंह यादव को बाहर बैठाकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन चुके थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी में अतीक अहमद के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद शुआर्ट्स कॉलेज वाले मामले में हाई कोर्ट ने सख्ती कर दी और फिर पुलिस को फटकार भी लगाई। साथ ही अतीक अहमद को गिरफ्तार करने का
का आदेश भी जारी कर दिया गया। फरवरी 2017 में अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर हाई कोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद अतीक अहमद को यूपी के देवरिया जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में बैठकर वह शांत नहीं था। उसके माफिया वाले कारनामे यहाँ से भी बदस्तूर जारी रहा। इसके बाद साल 2018 में अतीक अहमद का एक और कारनामा सामने आया। तारीख 26 दिसंबर 2018 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ गुंडे एक बिजनेसमैन को किडनैप करते हैं और यहां से 300 किलोमीटर दूर सीधे देवरिया जेल में लेकर आते हैं। देवरिया जेल में बिजनेसमैन की पिटाई की जाती है और उसके प्रॉपर्टी के लिए सादे कागज पर साइन करवाए जाते हैं। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जाता है। ऐसा इसीलिए ताकि लोगों में अतीक अहमद का दहशत बरकरार रहे। बिजनेसमैन जिन्हें पीटा गया वो थे मोहित जायसवाल। मोहित ने आरोप लगाया था कि उनका अपहरण अतीक अहमद ने करवाया था। इस घटना के बाद मोहित ने एक टीवी चैनल से कहा था, जेल के अंदर ले जाकर मुझे डंडों से मारा गया। 15-20 आदमियों ने पकड़कर मुझे बहुत मारा, खाली पेपर पर साइन भी करवाए। मुझसे मेरी एसयूवी गाड़ी छीन ली गई। मुझसे कहा गया कि अगर तुम जेल के अंदर नहीं होते तो तुम्हारी हत्या हो सकती थी। जेल के अंदर हो इसीलिए तुम्हारी जान बख्श दी गई है। इस घटना के बाद अतीक अहमद को देवरिया जेल से बरेली जेल भेजा गया। वहां के जेल प्रशासन ने खौफ में आकर अतीक अहमद को रखने से हाथ खड़े कर दिए। इसी बीच साल 2019 का लोकसभा चुनाव सामने था। इसी वजह से अतीक को कड़ी सुरक्षा में रखना जरूरी था, इसीलिए उसे इलाहाबाद के नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उधर देवरिया जेल कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। फिर कोर्ट ने सीबीआई को मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया। इसके बाद अतीक अहमद और उसके बेटे के अलावा 4 सहयोगियों और करीब 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फिर 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी के बाहर शिफ्ट किया जाए। इसके बाद यूपी सरकार ने 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट करवाया। साल 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री बने, उसी समय से यूपी में माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसने की कवायद तेज हो गई। साल 2020 के अगस्त महीने में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक के ऊपर शिकंजा तेज कर दिया। अतीक अहमद की लगभग 60 करोड़ की 7 संपत्तियां कुर्क की गई। पुलिस ने दावा किया कि ये प्रॉपर्टीज गैर कानूनी धंधों के पैसों से बनाई गई है। इसके बाद 3 साल से फरार चल रहे अतीक के छोटे भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को 3 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया था। अशरफ के ऊपर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। इस समय अतीक अहमद का नाम इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि शुक्रवार 24 फरवरी 2023 को यूपी के प्रयागराज में एक घटना को अंजाम दिया गया। इस दिन कुछ अपराधियों ने उमेश पाल नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को उस समय अंजाम दिया गया था जब उमेश पाल कोर्ट से राजू पाल हत्याकांड की गवाही देकर लौट रहे थे। इस मामले में अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार से जुड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को हम आपको राजू पाल वाले वीडियो में पूरे विस्तार से बता चुके हैं। अभी फिलहाल अतीक अहमद जेल में ही बंद है और उसके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं। तो यही थी यूपी के माफिया विधायक और सांसद अतीक अहमद की पूरी कहानी, जिससे जज से लेकर जेल तक सब घबराते थे। हमें उम्मीद है कि इस पूरे टाइमलाइन के साथ इस कहानी को अब तक आप नहीं सुने होंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और बाहुबली की कहानी के साथ।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।